नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान का जो उद्देशिका है संविधान की, उसे संविधान की आत्मा कहा गया है। जबकि भीमराव अंबेडकर ने B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान की आत्मा है वो मौलिक अधिकार को कहा है, और मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 32 है उसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और नॉर्मल संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा है, जबकि B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और ये जो अनुच्छेद 32 है, जिसका संबंध आपका मौलिक अधिकारों से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होकर आएंगे, जबकि 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? तो ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से इन्हें मनोनीत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है। 550 सदस्यों को निर्धारित किया गया है, यानी इससे ज़्यादा लोकसभा में सदस्य नहीं हो सकते हैं। और इसमें 530 सदस्य राज्यों द्वारा चुने जाएंगे, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। तो इस तरह से अभी कितने 550 अधिकतम संख्या इनकी निर्धारित की गई है। 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, उसका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो संविधान संशोधन है इसे याद रखिएगा कि 104 संविधान संशोधन 2020 का संबंध किससे है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। कहाँ से की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और यह एक वित्तीय समिति है और इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन ये है कि वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी संसद के दोनों सदन में किसी में एक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह का यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया है। कहा गया है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अन्य साधारण विधेयकों को व संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में अर्थात लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए, राज्यपाल के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए, 25 वर्ष लोकसभा के सदस्यों के लिए होनी चाहिए। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में 25 वर्ष विधानसभा सदस्यों के लिए, 30 वर्ष MLC के लिए यानी विधान परिषद के सदस्यों के लिए और 35 वर्ष राज्यपाल के लिए नियुक्त की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सदस्य संख्या है, कितनी है? तो 403 है। MLC यानी विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 होनी चाहिए। अपवाद स्वरूप इसके पहले मैंने एक क्लास जो पढ़ाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें से
जिनमें से किसी राज्य में 40 है, किसी राज्य में 40 से भी कम है। जैसे कि सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की संख्या 32 ही है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में के सर्वाधिक सदस्य कहाँ पर हैं, तो वो आपके उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं वो उल्लिखित होते हैं। कहाँ पर होते हैं, तो वो समवर्ती सूची में उन्हें उल्लिखित किया जाता है। संघ में केंद्र कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर राज्य कहे तो वो केंद्र राज्य के लिए यानी संसद राज्य के लिए कानून बना सकती हैं। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 249 के तहत। और जो संसद राज्यों के लिए कानून बनाएंगी वो कानून सिर्फ 1 वर्ष ही रहेगा, 1 वर्ष बाद वो कानून समाप्त हो जाएगा। ये बातें आप याद रखिएगा। संविधान में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियां संघ को दे दी गई हैं। 3 सूचियां कौन कौन सी हैं, तो वो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जो प्रावधान लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों, ये श्रृंखला अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही श्रृंखला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अगर आपको कोई सुझाव देना है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, तो आर्थिक नियोजन का जो वर्णन किया गया है वो समवर्ती सूची में किया गया है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन से संबंधित उपबंध का प्रावधान किया गया है और इसी के आधार पर भारत सरकार ने आर्थिक नियोजन को अपनाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, किससे है, तो दल बदल से संबंधित है। और ये हुआ कब था, तो ये 1985 में इस संविधान संशोधन को लागू किया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तथा दल बदल को असंवैधानिक घोषित किया गया। इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी, तो पंचायती राज की अनुशंसा बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट जो कि 1957 में पेश की गई थी, उसी के आधार पर पंचायती राज का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी और इस समिति ने त्रिस्तरीय ढांचे का समर्थन किया था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। त्रिस्तरीय योजना में सबसे नीचे ग्राम पंचायत, मध्य में विकास कार्यों से युक्त पंचायत समिति तथा शीर्ष पर जिला परिषद थी। इस समिति की अनुशंसा को सर्वप्रथम राजस्थान राज्य ने लागू किया और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने लागू किया था, ठीक है। और राजस्थान में भी ये नागौर जिले में सबसे पहले लागू की गई थी, तो ये बात याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना, तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को एक नए राज्य के रूप में मान्यता दी गई। 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संशोधन द्वारा इस अधिनियम द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है, तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। इस योजना को वर्ष 2001 में आरंभ किया गया और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का को मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था, यानी सभी का ये अधिकार है कि उसे 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक बना दिया गया। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य, कि माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष के आयु तक के हैं उन्हें स्कूल भेजे, यानी विद्यालय भेजने की जिम्मेदारी माता पिता को दी गई थी। ये बात मौलिक कर्तव्य में बताई गई थी। कहाँ पर, तो 11वें मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि वो भी 86वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। वैसे अब इस क्वेश्चन का ज़्यादा मतलब रह नहीं गया क्योंकि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, ठीक है।
अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है किससे है? तो निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमान है। दोनों क्षेत्रों से मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी एवं पूंजीवादी के बीच की अवस्था है जिसमें निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ चलते हैं और इसमें निजी क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए उस पर आवश्यक सामाजिक नियंत्रण भी रखा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में वार्षिक बैंकों का निजीकरण हुआ कब हुआ? तो ये 1969 द्वारा किया गया था। भारत सरकार ने सामाजिक दायित्व एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों के प्रबंधन को आर्थिक विकास की मुख्यधारा में लाने की दृष्टि से 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया। और फिर क्या हुआ कि 15 अप्रैल 1980 को अन्य 6 बैंक बड़े बैंक जो कि अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। तो ठीक है, याद रखिएगा कि वार्षिक बैंकों का तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? यानी संघ लगाता है, संघ ही वसूल करता है, लेकिन उसका जो वितरण होता है वो राज्यों के साथ भी होता है। तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर जो होता है वो राज्य केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा ही इस टैक्स को वसूला जाता है, लेकिन उसमें राज्य की भी साझेदारी होती है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र और राज्यों में राजस्व का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो वित्त का बंटवारा जो होता है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान उपबंधित हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और इस आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के आनंद में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित महत्व का स्थान है। इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद शहर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ पर है? तो ये गुजरात के आनंद में है। WTO का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में है। ठीक है, तो ये तीनों मुख्यालय हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एटम बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो एटम बम जो काम करता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर करता है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो ये विभवांतर की इकाई होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस फल में लौह की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो करौंदा जो होता है इसमें लौह की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लौह तत्व हीमोग्लोबिन का मुख्य अंग होता है और ये शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने की मुख्य भूमिका निभाता है। हरे पत्तेदार सब्जियों में भी लौह की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राकृतिक गैस है। यह कोयला या लकड़ी के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। गाड़ियों से होने वाला उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रमुख स्रोत होता है। अगला प्रश्न है स्वचालित वाहन का सर्वाधिक धातु प्रदूषक है, क्या है? तो ये लेड है, यानी सीसा है। लेड का प्रयोग वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में होता है और लेड के कारण पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र प्रभावित होते हैं एवं कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है घाव के भरने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो विटामिन सी घाव के भरने में सहायक होती है और विटामिन सी का जो सबसे प्रमुख स्रोत होता है वो खट्टे फल यानी नींबू, संतरा और टमाटर होते हैं। ठीक है, विटामिन सी की कमी से रोग कौन से होता है? तो ये स्कर्वी रोग हो जाता है और हड्डियों का विकास भी कम होने लगता है। देखिए
विटामिन सी से हड्डियों का विकास होता नहीं है। होता तो विटामिन डी से हड्डियों का विकास है, लेकिन जब शरीर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है तो वो विटामिन डी के अवशोषण में ज़्यादा मदद करती है। और अगर इंसान के शरीर में विटामिन सी नहीं होगी तो वो विटामिन डी को अवशोषित नहीं कर पाएगा, और जब वो विटामिन डी को अवशोषित नहीं कर पाएगा तो उसके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी और उसकी जो हड्डियां हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगी। तो हड्डी के विकास में अगर सहायक विटामिन आपसे पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको विटामिन डी बताना पड़ेगा, लेकिन विटामिन डी को विटामिन सी अवशोषित करती है, इसलिए हड्डी के विकास में सेकेंडरी जो भूमिका निभाती है वो आपकी विटामिन सी निभाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो ये हेपेटाइटिस होता है, ये एक वायरस द्वारा होने वाला रोग है। और वायरस वाले से होने वाले जो अन्य रोग हैं वो कौन से हैं? तो स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स, जुखाम, पोलियो, रेबीज, एड्स, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। जबकि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? तो जैसे मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, काला ज्वार हो गया, ये सभी मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। तो ये सभी आप बातें याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ये जिंक की कमी से हो जाती है। जिंक की कमी से पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो सफ़ेद पड़ने लगती हैं और पत्तियों की सिराओं के मध्य में सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बना था? तो ये बना था लखनऊ में। विश्व का प्रथम डीएनए बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में स्थित है और इस संस्थान की स्थापना 1966 में हुई थी। दोस्तों, ये थी आज की आपकी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास के लिए आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।